तो ये तीनों क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है और जेई में पूछा जा चुका है। एक तो रुड़की में पूछा गया था और एक जेई में पूछा गया था और दूसरा भी जेई में पूछा गया। तो तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ द वर्टिकल क्लिफ at elevation of 30 degree and 60 degree respectively strikes an object simultaneously which is at a height of 100 meter from the ground and at a horizontal distance of 200 root 3 meters from the cliff. Find the height of the cliff, the velocities of projection of the shots and the time taken by shots to hit the object. तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगा, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज़ y। अगर हमारा ये डिस्टेंस y है तो ये दोनों एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और दोनों अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। चाहे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा लो, दो इक्वेशन बन जाएंगे और फिर उस तरह से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। या फिर हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को सेम टाइम में उसने ट्रैवल किया, तो इस डिस्टेंस को अगर सेम टाइम में ट्रैवल करा है तो इस तरफ के वेलोसिटीज़ को u1 मान लेता हूँ, इस तरफ का वेलोसिटी को u2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो u1 cos 60 इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 200 रूट 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, u1 cos 30 इंटू टी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस थिंग u। सर यूटी कॉस हाँ, 30 ना। u2 होगा ना, u2, ये 2 माना है मैंने। तो हॉरिजॉन्टल वाला मैंने बना दिया। अब वर्टिकल के लिए भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। वर्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नीचे वाले ने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो पहले वाले के लिए लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू u1 साइन 60 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट लेना होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू u2 साइन 30 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये सारे इक्वेशंस हमारे बन करके निकले हैं। तो इसमें कितने अननोन और कितने चीज़ें को हमें निकालना, वेरिएबल्स दिख रहे हैं क्या तुम्हें, यू और टी। u1 है, u2 है, t है और y है। बाकी सारे नोन क्वांटिटी हैं क्या, तो ये 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। तो ये 4 इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल का एक क्वेश्चन बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर से तुम क्या करो, टी निकालो, टी निकाल करके हर एक में पुट कर लो, तो तुम्हारा एक टी निकल गया। फिर वाई निकाल करके पुट कर लो, वाई को वाई में रहने दो, कन्वर्ट मत करो। और फिर एक एक करके हर एक को एलिमिनेट करना है बेसिकली। और अगर तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा दोगे तो शायद जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएंगे हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू यू टेन थीटा माइनस ऑफ जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक्स टेन थीटा होता है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लो। इसमें पहले इक्वेशन बनाने के लिए, फर्स्ट बनाने के लिए
फर्स्ट वाले के लिए y का वैल्यू कितना पुट करना होगा 100 और x का वैल्यू कितना पुट करना होगा 200√3 बराबर, और थीटा का वैल्यू कितना पुट करना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और जब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें y का वैल्यू क्या पुट करना होगा, यहाँ पे जो y है बेसिकली उसका वैल्यू पुट करना होगा मुझे 100 माइनस ऑफ y। और कैसे मैं बोलूँ, ये y ये है, ये वाला है, मैंने इसको भी y एज्यूम कर लिया ना, तो मुझे ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इस जगह से बनाया, तो दिस विल बी 100 माइनस ऑफ y, 100 माइनस ऑफ y लिखाएगा। और x का वैल्यू अभी भी वही रहेगा 200√3 और थीटा का वैल्यू इसमें 30 डिग्री पुट कर लो। तो जब पुट करोगे तो इधर से दो इक्वेशन बनेगा और फिर दो अननोन होगा, दो इक्वेशन दो अननोन, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन को कितने टाइम में करना था एग्जाम में? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये जो था वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर टाइम दिया गया 3 आवर्स और 1 आवर बेसिकली दिया जाता था फिजिक्स के लिए, 1 आवर अगर तुम्हारा फिजिक्स में है और उसमें क्वेश्चंस तुम्हारे दिए गए 15 क्वेश्चंस आई थिंक होते थे, 15 या 18 क्वेश्चंस होते थे और वो क्वेश्चंस को करने होते थे, तो तुम उस समय से तरीके से टाइम को डिवाइड कर लो। उस समय के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे, ऐसा बोला जाता था कि 3 क्वेश्चन भी कर लिए तो समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ तो आराम से निकल जाता है एक क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, 4 क्वेश्चन में नंबर अच्छे आने लगेंगे। तो मतलब वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता था इस टाइप के क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन भी देखो काफ़ी ज़्यादा हैवी और लेंदी, इसमें सिर्फ फिजिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ मैथ्स है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये फिजिक्स थोड़ी ना, ये तो मैथ्स है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला कि एलिवेशन मतलब नीचे भी हो सकता है, बट एलिवेशन नीचे तब होता है ना जब बिलो सी लेवल हो, तो फिर और इधर दिया है कि क्लिफ से वर्टिकली मतलब फायर किया है शॉट को, तो फिर ऊपर ही जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं 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 एलिवेशन नहीं नहीं नहीं, तो एलिवेशन का मतलब होता है बस एंगल, एलिवेशन का मतलब कोई भी एक दूर में ऑब्जेक्ट है तुम उसको देख रहे हो तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, अगर वो एलिवेशन ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉजिटिव में होगा, और ऑब्जेक्ट नीचे है तुम्हारे आई साइड से तो नेगेटिव होगा, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। सर बट नीचे होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बोलते हैं ना। इसका तुम आंसर चेक करना, ठीक है, आंसर देखो क्लिफ का कितना है, क्लिफ का हाइट कितना है, सर 400 मीटर। मतलब क्लिफ ज़्यादा हाइट पे है और ऑब्जेक्ट क्या है नीचे, है कि नहीं, तो एंगल जो बनेगा हाँ हमारा, सर। समझ में आ रहा है अब, तो एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से तुम्हें इवन बड़ी बात अच्छी बात ये है कि तुम एंगल ले करके सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। और जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया, ओके y का वैल्यू जैसे नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है नेगेटिव का मतलब ऊपर ना होकर के नीचे होगा, बस इतना सा मतलब हो गया। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ये जेई में पूछा गया था 2018, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री पे, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर, तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा कितना, 120 मीटर, ये जेई एडवांस 2018 में।
और वो भी 3 नंबर का है। तो अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल उसे छोड़ करके आगे भागना चाहिए, और जब तुम्हें लास्ट में टाइम मिल रहा है तभी सॉल्व करो। अदरवाइज़ सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि नंबर तो हमें इजी क्वेश्चन ज़्यादा देगा और वो जल्दी देगा। प्रोजेक्ट, सर हाँ बोलो। नहीं सर, वो मतलब रेजोनेंस के एडवांस वाले टेस्ट में मैं एक बार एग्जाम दिया, हाँ 57 में से 8 आया था, फिर भी परसेंटाइल 70 हो गया। मैंने क्या बोला, तुम्हारा जितना ज़्यादा क्वेश्चन टफ होगा उतना हाँ ज़्यादा अच्छा होगा तुम लोग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ हाँ होने से जिसके भी आईक्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं या फिर जिसने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया है, ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, उसको बेनिफिट मिलेगा। जिसने कम हार्ड वर्क करा है तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो इसमें फ़ायदा तुम्हें होगा। हाँ सर, इसका लेकिन एक बच्चे को 57 मिला है आउट ऑफ। नंबर मार्क्स हाँ, वो तो, एडवांस के एग्जाम में। हाँ वो तो स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम होगा ना आई थिंक, तो उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ब्रिलियंट का होता था, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स होता था, तो उस समय उसका जो क्वेश्चंस होते थे, और फिर जी का, इसके जो क्वेश्चंस होते काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे। मतलब कि समझ लो तो स्टूडेंट तो क्या, फैकल्टीज़ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर उनको टाइम लिमिट दे दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो बेसिकली वो नॉनसेंस है। हमारे जेई के हिसाब के से देखा जाए तो वो किसी काम का नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। एमएससी लेवल में चला जाता है वो सारे क्वेश्चन, हाई लेवल कॉन्सेप्ट के बन तो जाएगा, लेकिन वो पूछे नहीं जाएंगे। ओके सर। एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि ऐसा ना कि जेई में तुम 360 आउट ऑफ 360 लेकर के आ जाओ। मेंस में तो चलता है, एडवांस में ऐसा नहीं चलता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट को फ़िल्टर कर पाएँ रैंकिंग। नहीं तो सभी 5 लोग रैंक 1 लेकर के आ गया, 10 लोग रैंक 1 लेके आ गया, तो तुम फ़िल्टर कैसे करोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। वापस से ग्राउंड पे आ गया। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ये इम्पैक्ट किया, इम्पैक्ट करने के बाद ये जब दूसरी बार उठा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी अगर इस जगह पे के नॉट था, तो अब इसका काइनेटिक एनर्जी के नॉट बाय 2 हो चुका है। it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree. तो जैसे ये कोलिजन करा, कोलिजन करने के बाद ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। हाँ, immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce, तो मैक्सिमम हाइट ये कितना पहुंचेगा ये हमें बताना है ना, ये हाइट बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कोलिजन में भी करेंगे। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में आते हैं, कोलिजन आता है, जिसमें कि हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में भी पढ़ेंगे। ऐसे 2 कोलिजन तुमने कराए हैं, हम लोग इसमें 10 कोलिजन्स कराएंगे, और फिर 10 कोलिजन के बाद हाइट जो होगा वो चीज़ देखेंगे। तो वहाँ पे भी अलग तरीके से करते हैं। खैर यहाँ पे देखो करते हैं हम लोग। इनिशियल स्पीड अगर u है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका अगर मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? के नॉट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये के नॉट बाई 2 के बराबर है। तो अब इस के नॉट का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो के नॉट का वैल्यू है हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम एम कैंसिल आउट, तो v कितना आ जाएगा? v विल बी इक्वल्स टू, बोलो, u बाई रूट 2, है ना। ये हमारा v आ गया। अब इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? u बाय रूट 2, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? v बाय v साइन 30 विच इज़ v बाई 2।
और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। डेट मीन्स हाइट का रेशियो जो होगा वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो h1 अपॉन h2 कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं h1 बोल लूँ और इससे मैं h2 बोल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, h1 अपॉन h2 डेट विल बी इक्वल्स टू u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय u2 का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर लो यहाँ पे। तो h1 का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ 120, ये h2 और u1 कितना दिया हुआ है, दैट इज़ u/√2 और u2 कितना गिवन है, u/2। आ जाएगा क्या h2, आ जाएगा आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये भी जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया था 2019 में। क्या क्वेश्चन है, बोला गया कि फिगर दे रखा है सबसे पहले, और फिगर में कुछ इस तरीके से दिया गया कि ये इस तरीके से पहला जंप किया, फिर दूसरा जंप किया, फिर तीसरा जंप किया और इस तरीके से जंप करते गया। nth जंप की बात कर रहा वो। तो पहले जंप में इसका स्पीड जो बताया गया था डेट वाज u0, दूसरे में u0 बाय अल्फ़ा, लेकिन जो एंगल था सेम था, ये एंगल थीटा था और यहाँ पे भी एंगल थीटा था। तो u0 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और यहाँ पे भी एंगल कितना, u0 बाय अल्फ़ा स्क्वायर, और इस जगह पे कितना है, ये भी एंगल थीटा और u0 बाय अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, ऐसा दे रखा है। अब क्वेश्चन में बताता हूँ। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड विथ an initial speed of u0 for the resulting projectile motion, the magnitude or average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। तो पहले टाइम के लिए जो स्ट्राइक किया उसके लिए v1 बताया गया है ना। वापस से पढ़ता हूँ। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, for the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। After hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with a speed of u0 by alpha. Its motion continues for a long time as shown in figure if the magnitude of the average velocity of the ball for entire duration of motion is 0.8 v1। For entire duration is 0.8 v1। The value of alpha is, तो मुझे अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज़ का वैल्यू निकल कर के आएगा। देखो पहले v1 को हम लोग समझ लेते हैं। v1 क्या दिया हुआ है, v1 क्या है, एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन विच इज़ रेंज अपॉन कैपिटल टी। रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक u से u जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो आ जाएगा u साइन थीटा भी कैंसिल आउट, u भी कैंसिल आउट,
तो सिर्फ cos थीटा बचेगा। सो दिस विल बी u cos थीटा, है ना। दिस इज v1। अब पूरे इंटायर मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी बताया गया डेट इज 0.8 v1। तो इंटायर मोशन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इंटायर मोशन के लिए अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डेट शुड बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो सभी रेंज का एडिशन, रेंज 1 प्लस रेंज 2 प्लस रेंज 3 अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय नीचे जो भी टाइम मिल रहा है उन सभी का एडिशन, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू सो ऑन। किसी ने किया क्या? आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया है क्या? धीरज? नहीं सर। तो R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा 2 u0 स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। R2 कितना हो जाएगा? 2 अब कितना हो चुका है? u0 बाय अल्फा का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। R3 कितना हो जाएगा? सिर्फ u ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। u0 बाय अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, अप टू सो ऑन तक जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला बनेगा डेट आर टोटल विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन एन तक। एन तक है तो इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने पे कितना आ जाएगा? जो चीज़ है सभी को कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉमन आ जाएगा सबसे, और u0 स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। हाँ सर। तो कितना बचेगा? 1 प्लस पहले आएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर, फिर कितना आएगा? 1 बाय अल्फा की पावर 4 अप टू सो ऑन। और ये n तक लेकर के जाना है तो ये ऐसा आएगा 1 बाय अल्फा 2n। ये आ गया। अब तुम्हें दूसरा निकालना है टाइम का, तो टाइम का t1 प्लस t2 प्लस t3 करना पड़ेगा, t4 अप टू सो ऑन। t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 u0 यू साइन, हाँ बाई जी। t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 u0 बाय अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। t3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसी तरीके से 2 u0 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई अप टू सो ऑन। ये सारे चीज़ चलते जाएंगे तो मैं इनफाइनाइट तो नहीं, nth सीरीज तक जा रहा है। इनफाइनाइट तक होता तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया होता, उसके लिए इजी होता। कोई नहीं, कैलकुलेट करते हैं इसको। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, u0 कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉमन आ जाएगा, और क्या अंदर बचेगा? 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फा रेज टू पावर n तक जाएगा। समझ में आया क्या? अब v एवरेज हाँ सर। निकालना है तो r टोटल अपॉन टाइम टोटल। वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं। r टोटल क्या आया था? r टोटल था 2 u0 स्क्वायर साइन थीटा, 2 u0 स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। और टोटल टाइम कितना है? ये चीज़, इसको पुट कर लेते हैं हम लोग। 2 u0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और फिर ये अंदर ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 4 अप टू
सो ऑन, और नीचे आएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेज टू पावर n, और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे पहले हम लोगों ने निकाला हुआ था v1 जो बताया गया था, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज़ है v1, देखो यहाँ पे हम लोग v1 निकाले थे ना, विच वाज u cos थीटा, ठीक है क्या? तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, u नॉट cos थीटा विच इज़ v1, और अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 2n, n टाइम्स तक गया हुआ है। और इधर कितना गया है 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1 बाय अल्फा रेज टू पावर n। अब v एवरेज का वैल्यू कितना दिया गया 0.8, v यही है ना 0.8 v1, so this is 0.8 v1 is equals to, ये है v1 और ये है हमारा सीरीज़ का फॉर्म, सीरीज़ का समेशन 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन, और नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 बाय अल्फा रेज टू पावर n तक। ये v1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचा 0.8। अब मुझे इस सीरीज़ का समेशन का फार्मूला पुट करना है, और पुट करने के बाद फिर इसका आंसर निकाल देना है। ओके, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जिसमें मैंने बोला था कि किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका गया अप द इंक्लाइन, और इंक्लिनेशन हमारा दे रखा था बीटा और थीटा दे रखा एंगल, और दो केसेस दिए गए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन जो स्ट्राइक करेगा वो परपेंडिकुलर करेगा तो थीटा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, और हॉरिजॉन्टली करेगा तो क्या रिलेशन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एक और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले वाले के लिए देखो क्या है, वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस जगह से फेंका और ये जाकर हिट किया ऐसा, परपेंडिकुलरली हिट किया है, तो इसका क्या मतलब है, ये सोच के बता सकता है? हमने परपेंडिकुलरली फेंका था। नहीं, इसका एक्स में वेलोसिटी, ये हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन देखा जाए तो क्या ये परपेंडिकुलरली हिट किया है, और परपेंडिकुलर हिट किया है तो वेलोसिटी इज ओनली इज इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी या फिर स्पीड नहीं है, सो वी कैन से दैट द स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज 0, बराबर। तो ये चीज़ हो गया हमारा 0। तो इधर से मैं चाहूँ तो कैसे करके निकाल लूँ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT वाला फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें पता है, और ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होने वाला है 0, और एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है u cos थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा, और u sin थीटा से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, फाइनल वेलोसिटी होने वाला है 0। एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में, g था नीचे और ये एंगल है बीटा, तो इस डायरेक्शन में आता है g साइन बीटा माइनस में, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बोलो, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर, तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज 2u साइन थीटा अपॉन g cos बीटा। अब इसका वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, u cos थीटा इज इक्वल्स टू g साइन थीटा, सॉरी g बीटा होगा ये, बीटा इंटू
टी कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, कॉस थीटा इधर है और एक साइन थीटा इधर है, अदर साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो ये तो बन जाएगा टेन बीटा, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा, और 2 इस जगह पे है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? सर हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, वो मतलब बस फॉर्मूला दिखते हुए लग रहा था, टू बी है, कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा वैसा लग रहा था, यहाँ पे टू साइन थीटा था। तो ऐसा कुछ फार्मूला बना नहीं। हाँ सर। ओके, तो ये चीज़ हो गया। सेकंड केस क्या बोला है, सेकंड केस देखो, द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। अगर ये हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा तो उस केस में क्या होगा, सोचो क्या करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल केस के लिए, क्या बोला जा सकता है इसको, दो तरीके से उसका सॉल्व वाई किया। में हाँ, हुआ ही नहीं है कुछ भी, दो तरीके से सॉल्व वेलोसिटी कर नहीं है। सकते हैं। हाँ, पहला तरीका तो तुमने बता दिया कि वैसा होगा, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से सोचो तुमने क्या बोला है। सर वो बस एक्स में मोशन कर रहा है। देखो पार्ट 2 के लिए अगर हम लोग देखें, तो अगर ये प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाकर के हिट किया, ऐसे करके हॉरिजॉन्टली हिट किया, इसका मतलब इसका, अगर मैं ये x और ये y मानूँ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अभी करंट मानूँ, तो फिर इसका दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इधर भी है और इधर भी है, तो तुमने कैसे बोल दिया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है? सर लेकिन वो हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है ना, हाँ, तो तो फिर हॉरिजॉन्टल तो है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर बोला गया हॉरिजॉन्टल, सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। और अगर बोला गया ओके वर्टिकल, सर। ओनली वर्टिकल बोला गया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। और कभी भी बोलना हो कि प्लेन के हॉरिजॉन्टल है, तो उधर लिखेगा हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो कि सेंटेंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं जेई में, तो इस चीज़ को जान लो। तो ओके सर, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन स्ट्राइक किया समझा था। है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया है, तो ये दोनों का वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं मोशन को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह से देखूं, तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है। आया ना, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, और ये हॉरिजॉन्टल तभी होगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझा सर। है ना, बस अब यही कॉन्सेप्ट लग गया, अब इसको यूज़ कर लेना है। तो जो टाइम लगेगा इसको ऊपर तक पहुंचने में वो आधा लगेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, इधर से टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकाल यू लेता हूँ, साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। ये ऑन द इंक्लाइन प्लेन वाला फार्मूला यूज़ करा है मैंने, ठीक है, अप द इंक्लाइन प्लेन का ये फार्मूला यूज़ करा है मैंने। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए देखेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा प्लस ऑफ थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आना चाहिए, 2u साइन
थीटा बाय जी, आया ना, समझ में आया क्या? तो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट इसके बराबर होगा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t, दिस विल बी इक्वल्स टू t डैश बाई 2। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इसके वैल्यूज़ को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी cos बीटा इज इक्वल्स टू 2u साइन बीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक 2 सर रहेगा। बोलो। t डैश बाय 2 करना था ना? तो t डैश बाई 2 ही तो किया है। नहीं सर, मतलब ऑलरेडी 2 नहीं आएगा ना पहले से ही? ये 2 है ना यहाँ पे। हाँ सर, सॉरी। और अब वही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस थीटा, ये आंसर। बाकी ओपन वगैरह करके इसको रिलेशन और एक्सपांड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, इतना ही तो सर 2 करेंगे। sin थीटा ना? ओके हाँ, 2 साइन थीटा, ये चीज़ आ गया। अब एक और क्वेश्चन जो है मैं वो दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा है, सर 1 मिनट ऊपर कीजिए। ये लो, मान लो कि तुमने एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करा, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड जब प्रोजेक्शन होता है ऐसा करके, तो पार्टिकल को इस जगह से फेंका गया और ये इस जगह पे जा कर के गिरेगा, ऐसा। तो मुझे पूछा गया था कि थीटा हमारा कितना होना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम होगा, हम लोगों ने निकाला था, है ना। और रेंज 45 डिग्री। बिल्कुल 45। हम लोगों ने निकाला था, और रेंज मैक्सिमम कर, ये मतलब एग्जैक्टली प्रोसेस में करें तो 2 तरीके से निकालने का तरीका था। रेंज का फॉर्मूला लिख लो, r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और चाहो तो तुम इसमें साइन 2 थीटा को 1 कर लो, उससे निकल सकता है, या फिर r को डिफरेंशिएट कर लो, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और इक्वल्स टू 0 कर लो, और इधर से तुम्हें वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। और दूसरा तरीका क्या था, पहला तरीका ये कि साइन 2 थीटा होना चाहिए हमारा मैक्सिमम, तभी r हो पाएगा मैक्सिमम। तो इधर से थीटा आ गया था 45 डिग्री। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर तुम्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो मुझे 2 वेक्टर हमेशा देखना है। पहला, जिस डायरेक्शन में मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में रेंज मैक्सिमम चाहिए, ओके, तो ये एक वेक्टर मिल गया मुझे। दूसरा कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, या फिर नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स या फिर नेट एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में। मुझे क्या करना है, इसका उल्टा वेक्टर लेना है, इस जी का उल्टा वेक्टर क्या आ जाएगा, ऊपर। तो अब कंप्लीटली मेरे पास 2 वेक्टर बचा है, एक माइनस जी वेक्टर, माइनस ऑफ ए वेक्टर बोल लो ऐसा, जो भी रिजल्टेंट ए वेक्टर है, और रेंज वेक्टर, ये हमारा रेंज वेक्टर, और ये हमारा माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। इसके आधे पे रेंज मैक्सिमम होगा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 45 डिग्री पे मुझे रेंज क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। तुम बोलोगे ये क्या बताया सर को, तो समझ में नहीं आया, समझना नहीं है, अभी इसको कॉन्सेप्ट को याद कर लो, लेकिन इसका अप्लीकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि अब द इंक्लाइन है, और अब द इंक्लाइन में
पूछा गया कितने एंगल पे फेंकना चाहिए, ये थीटा कितना एंगल होना चाहिए ताकि मुझे रेंज जो मिले मैक्सिमम मिले। अब बताओ। तो फिर से इसको करने का तरीका दो है। पहला तरीका, रेंज का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है, उसको लिखो और डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, उधर से एंगल आएगा। और दूसरा तरीका मेरा शॉर्ट ट्रिक, जिससे तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन दूंगा, वो भी आंसर तुम निकाल लोगे। तो पहला काम क्या करना है तुम्हें, जिस डायरेक्शन में रेंज चाहिए वो वेक्टर लेना है। मुझे इस डायरेक्शन में रेंज चाहिए मैक्सिमम, तो ये वेक्टर लिया। दूसरा, इफ़ेक्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इफ़ेक्टिव फोर्स लग रहा है मुझे इस डायरेक्शन में, इफ़ेक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका उल्टा वेक्टर लेना पड़ेगा। इसका उल्टा वेक्टर ये बनेगा। तो देखो दो वेक्टर मिल गया मेरे पास, दिस इज r एंड दिस इज माइनस ऑफ a वेक्टर। एंगल कितना है, बीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो ये एंगल कितना होगा। 90 माइनस बीटा। π/2 माइनस ऑफ बीटा। और मुझे कितने एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम मिले, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू π/2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 सच दैट रेंज शुड बी मैक्सिमम। ये आएगा हमारा आंसर, एकदम आसान तरीका, जो हो जाएगा π/4 माइनस ऑफ बीटा बाई 2, दिस विल बी द थीटा। इसे याद करके रखना है, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक को याद करके रख लो ताकि तुम्हें कभी भूलने की ज़रूरत ना पड़े, इसको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था अप द इंक्लाइन के लिए। तुम लोग डाउन द इंक्लाइन के लिए निकाल करके बताओ। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन के लिए निकाल करके बताओ कि कितने एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम मिले। आया क्या आंसर? आया आंसर? π/4 प्लस बीटा। तो देखो सबसे पहला वेक्टर कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन में रेंज चाहिए, तो ये हमारा वेक्टर। दूसरा वेक्टर नेट इफेक्टिव फोर्स वाला, उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस वाला। और ये आर वेक्टर, इसके बीच का एंगल अब देखो, तो ये एंगल है बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, बराबर। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तुमको बस अपने तरीके से एंगल निकालना है। ये बीटा 90 माइनस बीटा, ये बीटा, फिर ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, इसको मैंने 90 माइनस बीटा बोला, तो वो एंगल होगा 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ बीटा, विच इज़ इक्वल्स टू 90 प्लस ऑफ बीटा, π/2 प्लस बीटा। तो अब मुझे किस एंगल पे फेंकना चाहिए, दैट शुड बी π/2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इस एंगल पे मुझे फेंकना चाहिए ताकि रेंज मुझे
मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम रेंज। एक और क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक मिनट, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि ए बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड, ठीक है, across level ground, a wind blows horizontally to the east, and assume that the effect of wind is to provide a constant force towards the east equal in magnitude to the weight of the ball. The angle theta with the horizontal east at which the ball should be projected so that it travels maximum horizontal distances. तो मैं फिगर बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन है मान लो ऐसा, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। तो ईस्ट इधर मान लेता हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और इस लोकेशन से बॉल को फेंका गया ऐसे करके। किस डायरेक्शन में फेंका गया? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। तो बॉल को इसी डायरेक्शन में फेंका गया है, दिस इज ईस्ट का डायरेक्शन। तो इस जगह पे बॉल को फेंका गया, बॉल को फेंका गया ईस्ट के डायरेक्शन में। बॉल को अगर ईस्ट के डायरेक्शन में फेंका गया है और विंड भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, और विंड का क्या काम है? वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बॉल पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो विंड के कारण से होगा, और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा जो ग्रेविटी के कारण से होगा, ठीक है। तो पूछा गया मुझे रेंज चाहिए मैक्सिमम, तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तुम लोग निकाल के बताओ, आई थिंक आंसर अब आ जाएगा, आधे पार्ट मैंने कर दिए। बोथ आर सेम, force due to wind and force due to gravity, both are same. आया आंसर? थ्री पाई बाई 8। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो भी आएगा उसका अपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, इसका अपोजिट। तो मुझे दो वेक्टर लेना है, इधर से फेंका गया ऐसा, तो एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में मुझे रेंज चाहिए मैक्सिमम, दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये कितने एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे है। तो ये पूरा का पूरा टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 135। 135। अब मुझे कितने एंगल पे फेंकना चाहिए? 135 डिवाइडेड बाई 2, है ना? कितना आ जाएगा बोलो? 3 पाई बाई 8। एंगल में निकाल लो डेसिमल में, 67.5 डिग्री, डिग्री में दे रहा हूँ ना हम। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन इस क्वेश्चन के लिए तुमसे रेंज भी पूछ लिया जाएगा कि रेंज बताओ कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। और भी अलग अलग तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तुम लोग अब एडवांस क्वेश्चन करना तो तुम्हें खुद ही खुद समझ में आने लगेगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हम लोग रिलेटिव भी देखते हैं। चलो।